आज की हमारी कहानी का नाम है भेदभाव। आज 70 वर्षीय वृद्ध राजेश जी रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि हे भगवान, आज इतने ग्राहकों को भेज दो जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। क्योंकि सुबह के 6 बजे से 10 बज चुके थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज उनसे अपने जूते पॉलिश कराने नहीं आया था। वे इधर इसी सोच में परेशान थे और अपनी पत्नी को भी दूर बैठे देख रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी रेलवे स्टेशन पर चिप्स पैकेट बेचती थी। उन्होंने देखा कि आज उनके चिप्स के पैकेट भी ज़्यादा नहीं बिके हैं। अभी यह सब मन में विचार ही कर रहे थे कि तभी उनके पास एक आदमी रुकता है और अपने जूते पॉलिश के लिए बोलता है। और जैसे ही जूते पॉलिश हो जाते हैं तो वह व्यक्ति राजेश जी को पैसे देने लगता है। राजेश जी जैसे ही पैसा लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं तो वह व्यक्ति राजेश जी को देखकर एकदम चौंक जाता है और बोलता है, अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? आखिरकार कौन था वह व्यक्ति जो राजेश जी को देखकर चौंक गया, और राजेश जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इस दशा में पहुंच गए? तो फिर चलिए आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राजेश जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन जब उनके दोनों बेटे अर्जुन और विशाल बड़े हो गए और अपनी अपनी नौकरी पर लग गए तो राजेश जी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वह हमेशा से चाहते थे कि उनके बेटों की शादी धूमधाम से हो, जिससे पूरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़े। अर्जुन और विशाल की शादी की चर्चा शुरू हुई तो राजेश जी और अंजू जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को इस खुशी के मौके पर खर्च करने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा था कि बेटों की शादी को वे ऐसा बनाएंगे कि गांव के लोग सालों तक उसकी चर्चा करेंगे। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हुई। गांव के हर कोने में हलचल मच गई। राजेश ने गांव के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित हलवाई को बुलाया। मिठाइयों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ शामिल थीं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और लड्डू। हलवाई ने एक बड़ी सी रसोई तैयार कर ली, जिसमें दिन रात मिठाइयाँ बन रही थीं। राजेश जी और अंजू जी अपने बेटों के लिए सबसे अच्छे कपड़े चुनने का फैसला किया। वे शहर गए और वहाँ से महंगी शेरवानी, कुर्ता पैजामा और जूतियाँ खरीदीं। अंजू जी ने भी अपने लिए सबसे अच्छी रेशमी साड़ी और गहनों का चुनाव किया। उन्होंने सोचा था कि जब उनकी बहुएं आएंगी तो वह उन्हें भी सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहनाएंगी। राजेश जी ने गांव के सबसे बड़े पंडाल वाले को बुलाया और उससे कहा कि शादी के लिए सबसे बड़ा पंडाल तैयार करें। पंडाल को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया। हर तरफ रंग बिरंगे पर्दे और झूमर लटके थे। गांव के लोग पंडाल को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतनी भव्य सजावट उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शादी के दिन पूरा गांव राजेश जी के घर की ओर उमड़ा चला आ रहा था। बारात निकलने से पहले राजेश जी और अंजू जी ने अपने बेटों को राजकुमार की तरह तैयार किया। अर्जुन और विशाल की शेरवानी और सिर पर बंधी पगड़ी ने उन्हें किसी राजकुमार से कम नहीं दिखाया। बारातियों के लिए रंग बिरंगे साफे बांटे गए थे, जिन्हें पहनकर सभी बाराती बेहद खुश नजर आ रहे थे। बारात जब राजेश जी के घर से निकली तो पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। घोड़े पर सवार अर्जुन और विशाल चमकते चेहरे और गर्व से भरे दिल के साथ बारात का नेतृत्व कर रहे थे। रास्ते में हर किसी ने बारात का स्वागत फूलों की वर्षा और मिठाइयों से किया। राजेश जी और अंजू जी की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। वे सोच रहे थे कि उनकी सारी मेहनत और संघर्ष आज इस खुशी के रूप में सामने आ रही है। राजेश जी और अंजू जी के विशाल और अर्जुन जुड़वा पुत्र थे
और उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ और एक ही मंडप में करने का फैसला लिया था। जब बारात मंडप पर पहुंची तो माहौल और भी भव्य हो गया। मंडप को खूबसूरत फूलों और सुनहरी झालरों से सजाया गया था। यहाँ पंडित जी पहले से ही तैयार थे। जैसे ही अर्जुन और विशाल मंडप पर आए, उनकी पत्नियों को भी पारंपरिक रेशमी साड़ी में सजाया गया। दोनों दुल्हनें चांदी और सोने के गहनों से सजी हुई थीं और उनकी सुंदरता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फेरों का समय आया और पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में शुरू की। राजेश जी और अंजू जी ने अपने बेटों और बहुओं को आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे जैसे फेरे पूरे होते गए, राजेश का दिल गर्व और संतोष से भरता गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन की मेहनत को इस एक पल में सफल होते देखा। शादी के बाद राजेश जी और अंजू जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ मिलकर पूरे गांव के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज में गांव के हर घर के लोग आए और हर कोई इस शादी की भव्यता की तारीफ कर रहा था। खाने में तरह तरह के व्यंजन थे, पूरी, सब्जी, रायता, पापड़ और मिठाइयाँ। सबने जी भर कर खाया और शादी की तारीफ करते नहीं थके। शादी के बाद राजेश जी और अंजू जी ने दोनों बहुओं का बड़े ही धूमधाम से घर में स्वागत किया। उन्होंने सोचा था कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है और अब वे अपने जीवन की दूसरी पारी को आराम से जी पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी जल्द ही उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी, जो सब कुछ बदल देगी। राजेश जी और अंजू जी की जिंदगी में यह खुशी का समय एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। उन्होंने अपने बेटों की शादी में सब कुछ लगा दिया था, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई और आने वाले समय की चुनौतियों का उन्हें जरा भी आभास नहीं था। शादी के बाद राजेश जी और अंजू जी ने अपनी नई बहुओं के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा था कि उनके बेटे और बहुएं मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, स्थिति वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और वह सुख शांति जो उन्होंने सोची थी कहीं खोती चली गई। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। अर्जुन और विशाल अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, जबकि अंजू घर का काम संभालती। बहुएं भी शुरुआत में बहुत अच्छी और आदर्शवादी लगीं। वे समय समय पर अंजू जी की मदद करती और राजेश जी से आदर के साथ बात करती, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आने लगा। पहली बहू सुनीता अर्जुन की पत्नी थी। वह अपने माता पिता के घर से बहुत लाड़ प्यार से पली थी और उसे घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अंजू जी से घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया और अधिकतर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर अंजू जी से बहस करती और घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। उसकी बातों में अब पहले जैसा सम्मान नहीं था, बल्कि ताने और कटाक्ष शामिल होने लगे थे। दूसरी बहू निशा विशाल की पत्नी थी। वह चालाक और स्वार्थी स्वभाव की थी। शुरू में उसने अंजू जी और राजेश जी के प्रति आदर दिखाया, लेकिन जल्द ही उसने घर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। वह घर के सभी फैसलों में हस्तक्षेप करने लगी और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने धीरे धीरे अंजू जी से घर की चाबियां ले ली और आर्थिक मामलों पर भी अपनी पकड़ बना ली। जब अंजू जी ने अपनी बहुओं के बदलते व्यवहार पर आपत्ति जताई तो उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। बहुओं ने एकजुट होकर अंजू जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनीता और निशा ने तय कर लिया कि वे अब घर का सारा काम अंजू जी के ऊपर छोड़ देंगी और खुद आराम से रहेंगी।
वे अब अंजू जी के साथ सीधे तौर पर बहस करने लगी। जब अंजू जी ने उनसे काम में हाथ बटाने को कहा तो वे बहाने बनाकर टाल देती। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ अंजू जी पर छोड़ दिया था। वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन बहुएं उनकी एक नहीं सुनती। राजेश जी इन सबको देखते थे, लेकिन वह अपने बेटों की खुशी के लिए चुप रहते। वह नहीं चाहते थे कि घर में झगड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे वे भी बहुओं की बातें सुनने को मजबूर हो गए। बहुओं ने यह साफ कर दिया था कि अगर वे किसी बात से नाखुश होंगी तो इसके लिए सास ससुर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निशा ने घर के खर्चों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। उसने अंजू जी और राजेश जी के खर्चों पर रोक लगा दी और उन्हें पैसे के लिए अपने बेटों पर निर्भर रहने पर मजबूर कर दिया। अंजू जी और राजेश जी की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें निशा से पूछना पड़ता। निशा ने धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने राजेश जी और अंजू जी के लिए नए कपड़े और जरूरी सामान खरीदने पर भी रोक लगा दी। वह घर का सारा पैसा अपने और अपने पति के शौक पर खर्च करने लगी, जबकि अंजू जी और राजेश जी को पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। राजेश जी और अंजू जी को अब अपने ही घर में बेगानों जैसा महसूस होने लगा था। निशा ने हर चीज पर अपनी पकड़ बना ली थी और राजेश जी को यह सब देखकर गहरी पीड़ा होती थी। वह एक ऐसे इंसान थे जिसने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की थी और अब अपने ही घर में उन्हें अपने ही बच्चों से पैसे मांगने पड़ते थे। सिर्फ काम और पैसे ही नहीं, बल्कि बहुओं ने मानसिक उत्पीड़न भी शुरू कर दिया। अंजू जी और राजेश जी को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाया जाने लगा। अगर कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती तो बहुएं उन्हें ताना मारने लगती। अंजू जी को खासकर बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि निशा और सुनीता दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ एक माहौल बना दिया था। बहुएं हर समय अंजू जी को ताने मारती कि वह अपना समय गुजार चुकी है और अब उन्हें घर के कामों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने यह तक कह दिया कि अब इस घर के सारे फैसले वे ही करेंगी। राजेश जी, जो पहले अपने बेटों पर गर्व करते थे, अब खुद को असहाय महसूस करने लगे। उनकी बातों का घर में कोई महत्व नहीं रह गया था। राजेश जी ने एक दो बार अर्जुन और विशाल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटों ने भी उनकी बातें अनसुनी कर दी। अर्जुन और विशाल दोनों ने अपनी पत्नियों की तरफदारी की और यह कह दिया कि अब वे अपने परिवार के लिए हैं और उनके माता पिता को इस बात को समझना चाहिए। राजेश जी और अंजू जी अब घर में अलग थलग महसूस करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता कि वे अपने ही घर में कैदियों की तरह रह रहे हैं। बहुएं उन्हें किसी भी पारिवारिक निर्णय में शामिल नहीं करती और धीरे धीरे उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। इस मानसिक उत्पीड़न ने राजेश जी और अंजू जी की सेहत पर बुरा असर डाला। अंजू जी की सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन बहुओं ने इसे भी अनदेखा किया। जब अंजू जी बीमार पड़ी तो बहुओं ने उनकी देखभाल करने की बजाय उन्हें डॉक्टर के पास खुद जाने के लिए कहा। राजेश जी भी अब अपने ही घर में असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के जिस सपने को इतने प्यार और मेहनत से सजाया था, वह इस तरह बिखर कैसे गया। इस तरह राजेश जी और अंजू जी की जिंदगी एक दुस्वप्न में बदल गई। वे अपने ही घर में अजनबियों की तरह हो गए थे। उनको बेटों और बहुओं से यह उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह उनके साथ बर्ताव करेंगे। आखिरकार वे इस हताशा और अकेलेपन में यह सोचने लगते हैं कि उनके जीवन का क्या भविष्य है और क्या वे इस बुरी स्थिति से कभी उबर पाएंगे। राजेश जी और अंजू जी अपने ही घर में परायों जैसा महसूस कर रहे थे। दोनों बहुओं के अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने जीवन के इस मोड़ पर इतनी बड़ी समस्या का सामना कैसे करें।
राजेश जी जो हमेशा अपने बेटों पर गर्व करते थे, उन्होंने एक दिन हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह अर्जुन और विशाल से अपनी पीड़ा के बारे में बात करेंगे। उन्होंने सोचा कि शायद उनके बेटों को इस स्थिति का अंदाजा नहीं है और अगर वह उनसे बात करेंगे तो वे अपनी पत्नियों को समझा सकेंगे। राजेश जी ने अर्जुन और विशाल को एक रात डिनर के बाद अलग से बात करने के लिए बुलाया। उस समय अंजू जी भी वहां मौजूद थे। राजेश जी ने गहरी सांस ली और दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। घर में जो कुछ भी हो रहा है वह सही नहीं है। तुम्हारी पत्नियां हमें ऐसा महसूस कराती हैं जैसे हम इस घर में बोझ हैं। हमें हर छोटी बड़ी बात पर ताने सुनने पड़ते हैं और हमसे ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे हम पराये हों। राजेश जी की बात सुनते ही अर्जुन और विशाल दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी। अर्जुन ने पहली बार कड़वे स्वर में कहा, पापा, आप हमेशा हर बात में शिकायत क्यों करते हैं? आप दोनों को यह समझना चाहिए कि अब इस घर के फैसले हम लेते हैं। हमें भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हक है। विशाल ने भी गुस्से में कहा, हम दिन रात मेहनत करके घर चलाते हैं और आप दोनों हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं। हमारी पत्नियां भी इंसान हैं, उन्हें भी तो कुछ शांति और सुख की ज़रूरत है। यह घर अब हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। राजेश जी और अंजू जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने बेटे, जिनकी खुशियों के लिए उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, इस तरह से उनके साथ बात करेंगे। राजेश जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, हम तुमसे बस यही कह रहे हैं कि हमारे साथ इज्जत से पेश आओ। हम इस उम्र में यह सब सहन नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन और विशाल पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आप दोनों को समझना चाहिए कि वक्त बदल गया है। अब हम इस घर के मालिक हैं और हमें जो सही लगेगा वही करेंगे। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हमारे नियमों के अनुसार चलना होगा। विशाल ने और भी कठोर स्वर में कहा, पापा, आप हमें दोष देने से पहले खुद को देखिए। आपने भी तो अपने जीवन में कई गलत फैसले लिए हैं। आपने हम पर जितनी पाबंदियां लगाई उतना ही हम पर दबाव डाला। अब हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लगता है। राजेश जी यह सुनकर टूट से गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर इतना याद रखना, हम तुम्हारे माता पिता हैं और इस उम्र में हमें भी सम्मान और प्यार की ज़रूरत है। अर्जुन ने फिर से जवाब दिया, पापा, आपको समझना होगा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं। आपको हमारे फैसलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हमारे साथ एडजस्ट करना होगा। राजेश जी और अंजू जी को यह उम्मीद थी कि उनके बेटे उनकी बात सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके अपने बेटों ने न केवल उनकी बातों को अनसुना कर दिया, बल्कि उल्टा उन पर ही भड़क गए और उन्हें दोषी ठहराने लगे। राजेश जी को यह एहसास हो गया कि अब वह अपने ही घर में अजनबी बन गए हैं और उनके बेटों ने अपनी पत्नियों का साथ देते हुए उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। राजेश जी और अंजू जी का दिल टूट गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसके लिए उन्हें इस उम्र में ऐसी सजा मिल रही है। अंजू जी ने अपने पति का हाथ थामकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुकी थीं। वह सोच रही थी कि आखिर कहाँ चूक हुई जिसने उनके पूरे परिवार को इस कगार पर लाकर खड़ा किया। राजेश जी और अंजू जी अब पूरी तरह से अकेली हो गए थे। उनके अपने बेटों ने उन्हें ठुकरा दिया था और अब वे अपने ही घर में अजनबियों की तरह हो गए थे। वे सोचते हैं कि क्या अब उनके जीवन में कभी फिर से खुशियों की
कोई किरण आएगी या उन्हें इसी पीड़ा और अकेलेपन के साथ अपनी बाकी जिंदगी बितानी होगी। राजेश जी और अंजू जी के दिल में गहरी चोट लगी थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने बेटे इस तरह उनकी उपेक्षा करेंगे और उन्हें घर के बोझ के रूप में देखेंगे। राजेश जी और अंजू जी की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वे अपने ही घर में एक असहाय स्थिति में थे। उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि बहुएं जो अब तक उनके खिलाफ थीं शायद इस बारे में सोचेंगी और उनका बर्ताव बदलेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अर्जुन और विशाल से राजेश जी की शिकायतें सुनते ही बहुएं सुनीता और निशा आग बबूला हो गई। उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि राजेश जी ने उनके खिलाफ कोई शिकायत की है। वे इसे अपनी तौहीन समझने लगी और तय कर लिया कि अब सास ससुर को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। सुनीता ने गुस्से में अर्जुन से कहा, आपके पापा को हमेशा शिकायत ही करनी आती है। पहले उन्होंने हमारी जिंदगी में दखल दिया और अब हमारे खिलाफ आपसे शिकायत कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कभी अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी पाएंगे। निशा ने विशाल से कहा, इस घर में अब तक हमारी कोई इज्जत नहीं रही। हर समय हमें ताने मारते रहते हैं जैसे हम घर के नौकर हों। अब बहुत हो चुका, इन्हें सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब बहुओं ने घर के खाने पीने की व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लिया और सास ससुर पर अत्याचार शुरू कर दिया। अंजू जी जो हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लगी रहती थी, उन्हें अब सख्त आदेश दिया गया कि वह घर के कामों में दखल देना बंद कर दें। सुनीता और निशा ने तय कर लिया कि वे राजेश जी और अंजू जी को ठीक से खाना नहीं देंगी। सुबह नाश्ता हो या दोपहर का खाना, दोनों बहुएं जानबूझकर देर करती और खाने में भी कटौती कर देती। राजेश जी और अंजू जी को अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया गया था। अक्सर उन्हें भूखा ही रहना पड़ता क्योंकि बहुएं जानबूझकर खाने को देर से बनाती या कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं देती। एक दिन जब अंजू जी ने निशा से खाने के लिए कहा तो निशा ने उनसे गुस्से में भड़कते हुए जवाब दिया, आपको खाना चाहिए तो खुद बना लीजिए। हम आपके कोई नौकर नहीं हैं जो आपके हर काम के लिए हाजिर रहें। आप लोगों का जब भी मन होता है खाना मांगने आ जाती हैं। सुनीता ने भी गुस्से में कहा, अब यह घर हमारा है और हम जब चाहे जो चाहे करेंगे। अगर आप लोगों को खाना चाहिए तो चुपचाप हमारी बात मानिए और हमें परेशान मत करिए। खाने पीने की उपेक्षा के साथ ही बहुओं ने गालियों और अपमान का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर गालियां सुनने को मिलती। बहुएं हर बात पर राजेश जी और अंजू जी को भद्दी भद्दी गालियां देती और उनका अपमान करती। जब अंजू जी ने इस अपमान का विरोध करने की कोशिश की तो निशा और सुनीता ने उन्हें और भी भद्दी बातें सुनाई। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने जुबान चलाएं? आपको तो अपनी औकात में रहना चाहिए। अब यह घर हमारा है और आप लोगों का यहाँ कोई हक नहीं है, सुनीता ने गुस्से में कहा। निशा ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अगर आपको यह सब सहन नहीं होता तो यहाँ से जा सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में आप लोगों का यहाँ क्या काम? वृद्ध आश्रम ही आपकी सही जगह है। राजेश जी और अंजू जी के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई थी। उन्हें हर दिन अपने ही घर में ताने, गालियां और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किस गुनाह की सजा उन्हें मिल रही है। वे दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। अब सुनीता और निशा ने अपने पतियों को भी इस बात के लिए उकसाना शुरू कर दिया कि वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दें। सुनीता ने अर्जुन से कहा, देखिए, जब तक आपके माता पिता इस घर में रहेंगे हमारी जिंदगी में चैन नहीं रहेगा। वे हर समय हमारे काम में दखल देते हैं और हमें ताना मारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति हो तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए। निशा ने भी विशाल को उकसाते हुए कहा, हमने बहुत सहन कर लिया है,
अब और नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो अपने माता पिता को यहाँ से भेज दीजिए। वृद्धा आश्रम ही उनके लिए सही जगह है। वहाँ जाकर वे अपने जैसे लोगों के साथ रहेंगे और हमें तंग नहीं करेंगे। अर्जुन और विशाल, जो पहले ही अपने माता पिता से नाराज थे, अपनी पत्नियों की बातों में आ गए। वे सोचने लगे कि शायद यही सही है। वे यह भूल गए थे कि उनके माता पिता ने उन्हें कितनी मेहनत से पाला था और उन्हें इस काबिल बनाया था। वे अब पूरी तरह से अपनी पत्नियों के कहने पर चलने लगे थे। इस तरह बहुओं के अत्याचार और पतियों के उकसाने से राजेश जी और अंजू जी की स्थिति और भी दयनीय हो गई। वे दोनों ये समझ गए थे कि अब उनके अपने ही घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। उनके अपने बच्चे, जिन पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अब उन्हें घर से निकालने की तैयारी कर रहे थे। राजेश जी और अंजू जी का जीवन अब पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका था। बहुओं के अत्याचार और बेटों की बेरुखी ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया था कि उन्हें अपने ही घर में रहने का कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा था। हर दिन गालियां, ताने और अपमान झेलते झेलते वे अब पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और स्वाभिमान की एक लौ अभी भी जल रही थी, जो उन्हें इस अपमान को सहन करने के बजाय कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक रात जब बहुएं अपने कमरे में सो रही थी और घर में सन्नाटा था, राजेश जी और अंजू जी ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब और इस अपमान को सहन करना उनके लिए संभव नहीं है। वे नहीं चाहते थे कि उनके आखिरी दिन इस तरह के अपमानजनक माहौल में गुजरें। राजेश जी ने अंजू जी से कहा, अब बस और नहीं, हम इस घर में अब और नहीं रह सकते। हमें अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कुछ करना होगा। अंजू जी, जो अब तक चुप थीं, उन्होंने राजेश जी की आंखों में देखा और उनकी हिम्मत को महसूस किया। तो अंजू जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी होगी, चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस अपमान को और सहन नहीं कर सकते। राजेश जी ने जल्दी से एक छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें कुछ जरूरी कपड़े और सामान थे। वे दोनों घर से चुपचाप निकल गए, बिना किसी को कुछ बताए। उनके दिल में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे वे किसी कैद से आजाद हो रहे हों। रात के अंधेरे में राजेश जी और अंजू जी ने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। वे चुपके से रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ लोगों की भीड़ हमेशा रहती थी। वहाँ पहुंचकर राजेश जी ने अंजू जी से कहा, हम अब यहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम चाहे गरीब हों, लेकिन हम आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। राजेश जी, जो कभी एक सम्मानित व्यक्ति थे, अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम करने लगे। उन्होंने एक पुराने जूते पॉलिश करने का बॉक्स खरीदा और काम में जुट गए। हर बार जब वह किसी का जूता पॉलिश करते तो उनके मन में एक अजीब सी संतुष्टि होती, क्योंकि वह जानते थे कि वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं। अंजू जी ने भी स्टेशन पर अपना छोटा सा काम शुरू किया। उन्होंने चिप्स के पैकेट और कुछ अन्य खाने पीने की चीजें बेचनी शुरू की। पहले कुछ दिन उनके लिए बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काम में दक्षता हासिल कर ली। वह छोटे बच्चों और यात्रियों को चिप्स के पैकेट बेचती और दिन भर मेहनत करती। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपने आत्मसम्मान के खातिर काम कर रही है। स्टेशन पर काम करना आसान नहीं था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वे दोनों संतुष्ट थे। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जो कदम उठाया था, उससे उन्हें मानसिक शांति मिल रही थी। राजेश जी और अंजू जी ने स्टेशन पर ही अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी। वे स्टेशन के एक कोने में अपना सामान रखकर रात बिताते थे। कभी कभी उन्हें ठंडी रातों में ठिठुरना पड़ता और बारिश में भीगना पड़ता,
लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। राजेश जी जब भी थक जाते तो अंजू जी उन्हें सहारा देती और कहती, हमने जो किया वह सही किया। हम अब किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हम साथ रहेंगे और इस संघर्ष को जीतेंगे। राजेश जी ने भी अंजू जी को हर दिन दिलासा दिया, हमने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरकर यहाँ तक पहुँचने का साहस दिखाया है। अब कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम यहाँ मेहनत करके जिएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। इस तरह राजेश जी और अंजू जी ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी आत्मसम्मान को बनाए रखा। उन्होंने अपने बेटे और बहुओं के अत्याचार को सहन करने के बजाय खुद से एक नई राह चुनी। उनका संघर्ष रेलवे स्टेशन पर हर दिन जारी था, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वह उनके साहस और आत्मसम्मान की गवाही देता था। इधर राजेश जी और अंजू जी के घर से निकल जाने से उनकी बहुएं तो बहुत ही खुश हुईं। वो तो वैसे ही उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहती थीं। उनके दोनों बेटों को भी उनकी कोई खास चिंता नहीं थी। वे सभी अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे और उन्होंने अपने माता पिता को ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। इधर राजेश जी और अंजू जी अपना थोड़ा बहुत कमाकर गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है, सुबह के 6 बजे से 10 बज चुके थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज उनसे अपने जूते पॉलिश करवाने नहीं आया था। वे इधर इसी सोच में परेशान थे और अपनी पत्नी को भी दूर बैठे देख रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी रेलवे स्टेशन पर चिप्स के पैकेट बेचती थी। उन्होंने देखा कि आज उनके चिप्स के पैकेट भी ज़्यादा नहीं बिके हैं। अभी यह सब मन में विचार ही कर रहे थे कि तभी उनके पास एक आदमी रुकता है और अपने जूते पॉलिश के लिए बोलता है, और जैसे ही जूतों में पॉलिश हो जाती है तो वह व्यक्ति राजेश जी को पैसे देने लगता है। राजेश जी जैसे ही पैसा लेने के लिए अपना सिर उठाते हैं तो वह व्यक्ति राजेश जी का चेहरा देखकर एकदम चौंक जाता है। अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हारी यह दशा कैसी हो गई? फिर वह व्यक्ति आगे बोलता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पर यूँ जूते पॉलिश क्यों कर रहे हो? तभी अचानक से अंजू जी भी वहाँ आ जाती हैं और वह उनको भी देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे भाभी भी यहाँ पर इस हालात में? मुझे तो अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। और वह व्यक्ति राजेश जी को वहाँ से उठाकर पास पड़ी बेंच पर बैठाकर उनसे सारी बात पूछने लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं उनके ही गांव का रहने वाला था। उनका नाम रामकिशन जी था और वह एक गरीब परिवार से थे और राजेश जी वहाँ के गांव के अच्छे परिवार से थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो रामकिशन जी को जब राजेश जी अपनी कहानी सुनाते हैं तो उन्हें उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आता है। वह बोलते हैं, हे भगवान, ऐसे बेटों से तो ना औलाद हो तो अच्छा है। और वह रामकिशन जी को और अंजू जी को अपने घर बुला लाते हैं। रामकिशन जी के घर को देखकर राजेश जी और अंजू जी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि राजेश जी तो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। लेकिन वे रामकिशन जी से इस संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं। रामकिशन जी घर में घुसते ही तुरंत अपनी पत्नी आशा जी को बुलाते हैं। अपने पति की आवाज़ सुनकर तुरंत ही आशा जी आती हैं, तो वह उन लोगों को देखकर बोलती है, ये लोग कौन हैं? तो रामकिशन जी उनको बताते हैं कि यह लोग अपने ही गांव के हैं। अब हम लोग तो शहर में आ गए हैं और तुम्हारा इन लोगों से कभी मिलना भी नहीं हुआ था, तो तुम इनको कहाँ से जानती होगी? और अपनी पत्नी को वे राजेश जी और अंजू जी की पूरी कहानी बताते हैं। तो आशा जी भी उनकी कहानी सुनकर दंग रह जाती हैं।
वह उनके लिए चाय नाश्ता और खाने का इंतजाम करती हैं और उनके घर के ऊपर की मंजिल पर एक कमरा खाली था तो उसमें अब उनके रहने की व्यवस्था कर देते हैं। आज ना जाने कितने दिनों के बाद अंजू जी और राजेश जी को भरपेट खाना खाने को मिला था, वह भी इतना स्वादिष्ट। राजेश जी रामकिशन जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हैं, साथ ही साथ एकदम रोने भी लगते हैं, क्योंकि जाने कितने दिनों के बाद किसी ने उनसे इतने अच्छे से बात की थी। कुछ दिन बीतते हैं। रामकिशन जी एक छोटी सी किराने की दुकान राजेश जी को खुलवा देते हैं, जिससे राजेश जी का और अंजू जी का आराम से गुजारा होने लगा। एक दिन की बात है, राजेश जी, अंजू जी और रामकिशन जी और आशा जी सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें से एक 35 साल की महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर में प्रवेश करती है। तो आशा जी और रामकिशन जी उनको देखकर एकदम खुशी से चहक उठते हैं और वह महिला भी उन दोनों के पैर छूती है और उनके बच्चे भी उनके पैर छूकर रामकिशन जी और आशा जी के गले से लग जाते हैं। तो रामकिशन जी राजेश जी और अंजू जी से उस महिला का परिचय कराते हैं और वे बताते हैं कि यह है मेरी बेटी आरती और ये दोनों मेरे नाती ललित और राजू, और मेरी बेटी एक डॉक्टर है। पता है राजेश जी, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। ये दोनों परिवारों यानी अपने ससुराल और मैके की पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। घर की जो भी आप शान शौकत देख रहे हैं, यह सब मेरी बेटी ने ही मेरे लिए किया है। आपको पता ही है कि हम लोग पहले कितने गरीब थे, लेकिन मेरी बेटी ने जी लगाकर पढ़ा और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बनकर दिखा दिया और हम लोगों का नाम रोशन किया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। तभी आरती बोलती है, बस पापा बहुत हो गया, मेरी सफलता के पीछे आप लोगों की भी कड़ी मेहनत छिपी है। आप लोगों ने खाना नहीं खाया लेकिन मुझे खिलाया। आपने मेरी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा। और ऐसा बोलकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बस अब रो मत पगली, रामकिशन जी बोलते हैं, तू तो मेरा शेर बेटा है। तभी आरती अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, ये अंकल आंटी कौन है, मैंने इनको आज से पहले नहीं देखा। तो रामकिशन जी राजेश जी और अंजू जी के बारे में आरती को सब कुछ बताते हैं। तो वह भी सब सुनकर दंग रह जाती है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों के लिए इतना किया, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। तभी रामकिशन जी राजेश जी से बोलते हैं, काश आपके पास भी आरती जैसी एक बेटी होती तो आज आप लोगों को यह दुख ना देखना पड़ता। रामकिशन जी की यह बात सुनकर राजेश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए बोले, पता है मुझे भी ईश्वर ने सबसे पहले एक बेटी ही दी थी, लेकिन मैं पुराने ख्यालों का इंसान था। सोचता था कि बस बेटे ही माता पिता का नाम रोशन करते हैं और उनका वंश चलाते हैं और बेटियां तो माँ बाप पर बोझ होती हैं। इसलिए मैंने अपनी बेटी को पैदा होने के तुरंत बाद गांव के किनारे जो नदी बहती थी वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब लगता है मुझे भगवान ने उसी की सजा दी है। मुझे मेरी पत्नी अंजू जी ने ऐसा करने से रोका भी था, पर मैंने उसकी भी एक ना सुनी। तो रामकिशन जी उनकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। क्या उस बच्ची के सीधे हाथ और सीधे पैर में 6 उंगलियां थी? तो अंजू जी बोलती हैं, हाँ हाँ भाई साहब। तो रामकिशन जी बोलते हैं, जिस बेटी को आपने बोझ समझकर फेंक दिया था, उस बेटी को मैंने ही नदी के किनारे से उठाया था। मुझे और मेरी पत्नी को भगवान ने औलाद के सुख से वंचित रखा था। उस बच्ची ने हम लोगों की जिंदगी आबाद कर दी। और रामकिशन जी आगे बोलते हैं, राजेश जी और अंजू जी, आरती वो ही बच्ची है, लेकिन आज आरती अपने सगे माता पिता को देखकर घृणा से भर उठी और बोली, लेकिन पापा मेरे माता पिता तो आप ही लोग हैं।
जिन्होंने मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज राजेश जी आरती से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वे उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे और लगातार रोए जा रहे थे। अंजू जी भी अपनी आंखों से लगातार आंसू बहाए जा रही थीं, लेकिन उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आरती ने कभी भी उन्हें अपना माता पिता नहीं माना। वे हर बार उससे माफ़ी मांगते रहे, लेकिन उसने उन्हें माफ़ नहीं किया। रामकिशन जी ने भी आरती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आज राजेश जी को समझ में आ गया था कि भगवान ने उनको किस करनी की सजा दी थी। आज उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती, लेकिन अब उनके पछताने से हो भी क्या सकता था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।